Hello and welcome to Chanakya's Daily Current MCQs and Mains Answer Writing for 29, 30 and 31st जुलाई 2021। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके साथ साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन which of the following types of amendments are present in this article। मतलब क्वेश्चन का मीनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत कौन कौन से अमेंडमेंट जो कि दिए गए हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो आर्टिकल 368 के अंतर जो अमेंडमेंट्स मौजूद है ना वो आपको बताने हैं। फर्स्ट देखिए, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। सेकंड, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, सॉरी। सेकंड है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब अगर 500 लोगों का हाउस है उसमें से अगर 300 लोग वहां पे मौजूद है तो 151 क्या होगी, सिंपल मेजोरिटी होगी। अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी में आता है 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। उसके साथ साथ आता है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट, जिसके अंतर्गत आपको 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन लेना पड़ता है। अब स्टेट्स का मतलब कितने स्टेट्स का, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टेट का क्या चाहिए रहता है, रेटिफिकेशन चाहिए रहता है। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक? ऑप्शन देखिए 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों में से कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट है जो कि आर्टिकल 368 के अंदर मौजूद है? व्हाट डू यू थिंक? अब देखिए इशू क्यों आया, अ जजमेंट दैट मस्ट बी टेकन इन द राइट स्पिरिट। अब आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हफ्ता पहले ही, ये बहुत ज्यादा चल रहा था, 97th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2012 में पास किया गया था। 2012 में ये अमेंडमेंट पास किया गया था जिसके अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसके अंतर्गत स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, इन सब का जो प्रोफेशनल, आप बोल सकते हो प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें लाने के लिए 2012 में 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली राजेंद्र एन शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में, अब देखिए ये केस का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इस केस का नाम नोट कर लीजिए। केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 97th अमेंडमेंट एक्ट के वो पार्ट जो कि स्टेट के साथ रिलेटेड है ना उसे रिपील कर दिया और उसके वही पार्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लागू रहने दिया जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ एसोसिएटेड है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो मेन आर्ग्यूमेंट था इसे हटाने के लिए वो ये था कि जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना स्टेट्स के पावर के साथ एसोसिएटेड है। अब देखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो स्टेट लिस्ट में मौजूद है 7th शेड्यूल के, वो स्टेट लिस्ट में अगर मौजूद है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना था कि स्टेट्स का रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन 2012 में 97th अमेंडमेंट एक्ट पास करने टाइम स्टेट्स का अमेंडमेंट, स्टेट का जो रेटिफिकेशन है वो आखिर लिया नहीं गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसीलिए जो सब्जेक्ट्स पे, जो पार्ट पे स्टेट्स का रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी था और नहीं लिया गया, उन पार्ट्स को क्या कर दिया, हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर आप 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसके तहत पंचायत राज और अर्बन लोकल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किए गए थे, वो भी अगर अमेंडमेंट आप देखोगे तो उसमें क्या किया गया था, स्टेट्स का पार्टिसिपेशन, स्टेट्स का रेटिफिकेशन लिया गया था। ऑलमोस्ट 15 स्टेट्स का रेटिफिकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है फेडरल मैटर्स में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यही कहा कि जो जो अमेंडमेंट स्टेट्स के साथ एसोसिएटेड है, जो जो पार्ट स्टेट्स के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि स्टेट्स का कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो मैनेजमेंट रहता है, जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो उसी स्टेट के अंतर्गत क्या करती हैं, एडमिनिस्ट्रेट होती हैं, उनका जो पूरा का पूरा अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को क्या कर दिया था, रिपील कर दिया गया था और उन्हीं पार्ट्स को रहने दिया जो पार्ट्स किसके अंतर्गत आते हैं, स्टेट के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए 368 के अंतर्गत में दो प्रकार के अमेंडमेंट मौजूद है, आपको पता होगा। एक है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। अब इसके अंतर्गत ना फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। स्पेशल मेजोरिटी इन द सेंस इसके अंतर्गत ना 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। अब देखिए 552 अगर टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस है ना तो 272 मेंबर्स की तो लगती ही लगती है, उसके साथ साथ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग।
इसके अंदर दो चीजें आती हैं, आपको ये दो चीजें मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो 50% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, और उसके साथ साथ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, जितने लोग वहां पे प्रेजेंट हैं और जितने लोग वोट कर रहे हैं ना, उसके 2/3 मेंबर क्या होने चाहिए, वहां पे मौजूद होनी चाहिए। तभी जाके क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी से कोई भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। अब देखिए इसके बाद दूसरा है जिसमें फेडरल मैटर्स आते हैं। फेडरल मैटर्स के अंदर आता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, उसके साथ साथ प्रेसिडेंट का इलेक्शन आता है। उसके साथ साथ आप बोल सकते हो 7th शेड्यूल के जितने भी मैटर्स आते हैं वो किस में आते हैं, फेडरल मैटर्स में आते हैं। जीएसटी जब इंप्लीमेंट करना था तो वो फेडरल मैटर्स में आया था, इसलिए हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन वहां पे ली गई थी। लेकिन 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही रेटिफिकेशन नहीं ली गई थी। अब देखिए इसके अंतर्गत ना आपको ये तो लागू होता ही है, उसके साथ साथ आपको मिनिमम 15 स्टेट्स का क्या चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए, तभी जाके वो अमेंडमेंट क्या हो सकता है, पास हो सकता है। आपको पता होगा नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाई थी। इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल अमेंडमेंट, उसके साथ स्पेशल मेजोरिटी, उसके साथ साथ रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट भी किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कर लिया था, उससे रिपील कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना था कि नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन ये क्या करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशियरी को थ्रेट पहुंचाती है, इसलिए हम इसे रिपील कर रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी 2 and 3। अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, जिसके तहत पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या बना सकती है, नए स्टेट्स बना सकती है, किसी भी स्टेट का नामाकरण कर सकती है, किसी भी दो स्टेट्स को मर्ज कर सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसी जो भी सारी चीजें हैं वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आती हैं। ओके, इसके बाद देखें सेकंड क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज लॉन्च एवरी ईयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि हम हर साल लॉन्च होता है, तो आखिर वो कौन लॉन्च करता है। ए देखिए वर्ल्ड बैंक, बी आईएमएफ, सी यूएनडीपी जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या डी यूनेस्को। क्या लगता है, एक सेकेंड। हाँ, हेलो हेलो हेलो। नहीं कर पा रहा है क्या, हेलो हेलो। ओके, एक सेकेंड। हाँ हाँ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रिपोर्ट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोला गया है आखिर ये इशू आया कहाँ से। अब देखिए इशू कहाँ से आया है, एक सेकेंड। हाँ, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी आईएमएफ ने अपनी एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आपको ये पता ही होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हर साल आती है, जिसमें आईएमएफ हर साल ये बताता है कि कौन सी इकोनॉमी कितने % से ग्रो होने वाली है, वर्ल्ड इकोनॉमी का हाल क्या रहने वाला है, आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी को आगे बढ़ने से रोकने वाले हैं, डेवलपिंग और डेवलप नेशंस के बीच में क्या डिफरेंसेस रहने वाले हैं। तो आईएमएफ का कहना है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ना, वो 6% से क्या होने वाली है, ग्रो होने वाली है। और उसके साथ साथ इनका ये भी कहना है अगर
वैक्सीनेशन का स्पेस अगर बहुत ज्यादा रहा, वैक्सीनेशन का स्पेस मतलब जितनी फास्ट से अगर वैक्सीनेशन होती रही, तो इनका कहना है कि बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है कि 6 से 7% तक भी इकोनॉमी ग्रो हो। अब इनका कहना है एशिया के इसमें इंडिया की इकोनॉमी 3% से ग्रो होने वाली है, जो कि पहले इन्होंने 9.5% बोली थी। अब इनका कहना है कि जो सेकेंड वेव आई इंडिया में, उसके कारण इंडिया की इकोनॉमी को 6.5% का ग्रोथ रेट का क्या हुआ, धक्का बैठा। इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी अभी क्या होने वाली है, डाउनग्रेड होने वाली है। तो इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये बहुत ज्यादा मोमेंटरी रहता है। मोमेंटरी इन द सेंस ये हर साल चेंज होता रहता है, हर साल नहीं हर 2 महीने में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अब डिफरेंट वो बोलता है कि आज इतना होने वाला है, इस साल ये होने वाला है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये कौन लॉन्च करता है, IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों भी किसके पास है, ब्रिटन वुड्स के इंस्टीट्यूशन है, जो कि 1940 में क्या किए गए थे, बनाए गए थे। ओके, इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, एक सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन है, एक सेकेंड। Which of the following are the major factors in controlling population? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, यूपीएससी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछ रहा है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ पे डाला। इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं? अब देखिए फर्स्ट, रिलीजन ऑफ वुमेन। वुमेन का रिलीजन मायने रखता है क्या? क्या लगता है कि अगर हिंदू होगी, मुस्लिम होगी अगर कोई वुमेन, तो क्या लगता है कि उस पॉपुलेशन के ऊपर उसका फैक्टर अफेक्ट पड़ता है क्या? या सेकंड देखिए, एजुकेशन ऑफ वुमेन। थर्ड, ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रेवलेंस कितना है, वहां के लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, ये सारी चीजें क्या पॉपुलेशन कंट्रोलिंग में मदद करती हैं? या फोर्थ, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। देखिए 1 2 3 2 3 4 1 2 4 या 1 2 3 4। अब देखिए मेंस का क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। अब देखिए इसी के ऊपर है कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ये पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक रिलीजन प्ले अ की रोल इन डिसाइडिंग द पॉपुलेशन एरिया। किसी भी एरिया की पॉपुलेशन डिसाइड करने में आपको क्या लगता है कि रिलीजन क्या अपना की रोल प्ले करता है? सब्सटेंशिएट योर आंसर विद एग्जांपल। अब देखिए इससे ना आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव पता कर सकती है यूपीएससी। इससे आपका देखने का नजरिया कैसा है, आपके अंदर एक्सट्रीम हिंदुत्व है, आपके अंदर एक्सट्रीम सेक्युलरिज्म है, ये सारी की सारी चीजें इस आंसर के थ्रू यूपीएससी पता कर सकती है। अगर आपने कहा कि हाँ रिलीजन भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप असम का रिलीजन आप असम में देख लीजिए, वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे मुस्लिम के जो व्यवहार है। अब ऐसे अगर पॉइंट्स अगर इसमें जोड़ते हो तो आपको ये पता लगता है कि आपका जो व्यू है ना वो बहुत ज्यादा बियस है। आप ऐसे फैक्टर्स को बीच में लाते हो जो कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट करती हैं। आपका एज अ डीएम, एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आपका व्यू कैसा होना चाहिए? आपके व्यू एकदम सेक्युलर होना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि रिलीजन जो है वो बिल्कुल भी क्या नहीं करता है, रोल प्ले नहीं करता है। कोई भी पार्टी कुछ भी बोल दे, लेकिन जो पॉपुलेशन फैक्टर्स हैं वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड होते हैं, ना कि रिलीजन के ऊपर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में पैट्रियार्ची आती हैं, सन मेटा प्रेफरेंस आता है, आपको पता ही होगा सन मेटा प्रेफरेंस, जैसे कि पैट्रियार्ची केस में होता है। उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी आती है। सोशल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करती है, रोल प्ले करती है। अगर माँ बाप अगर बच्चे को या तो फिर सन को सोशल सिक्योरिटी का, रिटायरमेंट का बेनिफिट समझते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो प्रेफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, बेटा ही रहेगा। सन मेटा प्रेफरेंस इसकी वजह से बढ़ता है। लड़कियों को डॉरी केस में बहुत ज्यादा क्या समझा जाता है, डॉरी देनी पड़ती है, लड़कियां पराया धन समझी जाती हैं। ये जो सारे प्रिजुडाइसेस हैं, ये जो सारे टबूस हैं, इनकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाती। अब देखिए इनका कहना है कि यूनियन मिनिस्टर जो फैमिली हेल्थ केयर सर्वे था, आपको पता होगा फैमिली हेल्थ केयर सर्वे 5 आया था रिसेंटली, उसके हिसाब से जो यूपी है ना वो रिप्लेसमेंट लेवल अचीव कर लेगा 2020 में, 25 में सॉरी। अब रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब होता है ऐसी लेवल जहां पे पॉपुलेशन खुद को क्या कर सकती है, सस्टेनेबल वे में ग्रो कर सकती है। इसका मतलब जो 2 कपल वो 2 बच्चों को क्या देंगे, जन्म देंगे, और उनके 2 बच्चे 2 बच्चों को जन्म देंगे। ऐसे क्या होगा, पॉपुलेशन एक के बाद एक खुद को स्टेबलाइज करती रहेगी, और मार्केट में जो लेबर की ग्रोथ है वो होती रहेगी। मार्केट में ज्यादा पॉपुलेशन, मार्केट में इन द सेंस अगर आप देखोगे डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफी में ज्यादा पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन नहीं होगी, बच्चे उतने ही प्रकार से नए प्रोड्यूस होंगे जितने एज पॉपुलेशन मर रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, जो पार्ट लेबर फोर्स है वो उतना का उतना ही मेंटेन रहेगा।
तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों में देखिए रिलीजन ये क्या नहीं करता है, मेजर रोल प्ले नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी 2, 3 एंड 4। अभी देखिए बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं मुस्लिम्स में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुस्लिम्स हैं, वो किस लिए है, बिकॉज ऑफ द बैकवर्डनेस। अब देखिए वो मुस्लिम्स में ही नहीं है, जहां जहां पे बैकवर्डनेस ज्यादा है ना, जहां जहां पे पॉवर्टी ज्यादा है वहां पे बच्चों को क्या समझा जाता है, एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर इसमें देखोगे तो बच्चों को क्या समझा जाता है, एज अ लेबर, एज अ कैपिटल समझा जाता है। ये समझा जाता है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ही ज्यादा हाथ होंगे और इनकम के सोर्सेस के, इसीलिए जहां जहां पे बैकवर्डनेस होती है, जहां जहां पे पॉवर्टी होती है, वहां पे पॉपुलेशन के ग्रोथ, फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा होते हैं। ये किसी भी रिलीजन के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ओके, इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, Who among the following has authority to prorogate the House और लोकसभा। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसका आंसर आपको तभी पता होगा जब आपने लक्ष्मीकांत को अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें से कौन सी अथॉरिटी के पास हाउस को प्रोरोगेट करने का मतलब अधिकार है। अब प्रोरोगेट करना अलग है, एडजॉर्न करना अलग है, एडजॉर्नमेंट करना अलग है। अब देखिए एडजॉर्नमेंट साइन डाई का मतलब होता है हाउस को प्रोरोगेट किया जाता है, विलंब दिया जाता है अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आगे कब चालू होगा ये बताया नहीं जाता है। एडजॉर्नमेंट में जो स्पीकर रहता है या तो फिर जो चेयरमैन रहता है वो बताता है कि हाउस अगली अगली तारीख को कब कब फिर से बैठने वाला है। अब देखिए प्रोरोगेट का मतलब होता है जब स्पीकर एडजॉर्नमेंट साइन डाइन करता है ना, उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करता है, हाउस को प्रोरोगेट करता है और अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम मतलब उस सेशन को क्या कर देता है, वहां पे खत्म कर देता है। तो इसका आंसर क्या है, बी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास क्या है, ये अधिकार है कि वो हाउस को प्रोरोगेट कर सकता है। अब देखिए लोकसभा में फिर से ऐसे बहुत सारे एडजॉर्नमेंट्स हो रहे हैं, एडजॉर्नमेंट साइन डाइन्स हो रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली बात है आपको पता होगा फार्म बिल्स की वजह से, उसके साथ साथ जो पेगासस का जो मैटर चल रहा है उसके वजह से जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है, पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है और पार्लियामेंट बिल्कुल फंक्शन ही नहीं कर पा रही है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसके साथ लिंक किया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182 आर रिलेटेड टू, ये प्री 2018 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल आईएलओ की जो कन्वेंशन है 138 और 182 ये किसके साथ एसोसिएटेड है। ए देखिए चाइल्ड लेबर, बी एडाप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, मतलब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के तहत इसमें हमें किस प्रकार से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को अडॉप्ट करना चाहिए, या सी रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइसेस एंड फूड सिक्योरिटी, या डी जेंडर पैरिटी एट वर्क प्लेस। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड बॉन्डेड लेबर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज बॉन्डेड लेबर को प्रोहिबिट करता है। ए आर्टिकल 20, बी आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 24। अब देखिए इश्यूज ऑब्वियसली बात है किसका है, एंटी ट्रैफिकिंग पॉलिसी इन इंडिया। अब इनका कहना है, जो ये जिन्होंने कॉलम लिखा है उनका कहना है कि जुलाई 30 को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन डे है, और उसके तहत आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में अभी ट्रैफिकिंग के लिए बिल लाने वाली है, जिसकी जो पूरी जिम्मेदारी है ना वो एनआईए को देने वाली है। और आपको पता है उसके तहत बहुत सारी चीजें मैंने इसके पहले भी एडिटोरियल्स में बहुत सारी चीजें बताई हैं। अब इनका कहना है कि जो इंडिया का जो एंटी ट्रैफिकिंग लॉ है ना उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है और बहुत सारी चीजों को हमें इम्प्लीमेंट करने में हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। इनका कहना है चाइल्ड मैरिजेस को भी ट्रैफिकिंग के अंतर्गत नहीं लिया जाता है, और उसके साथ साथ कोविड की वजह से जो बच्चों के स्कूल्स बंद हो गए हैं उसकी वजह से इनका कहना है ट्रैफिकिंग में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। उसके साथ साथ इंटरनेट एक्सेस जो बढ़ा है उसके तहत साइबर ट्रैफिकिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसके साथ साथ इनका कहना है कि बच्चों के अंतर्गत ड्रग्स और जो भी नशीले पदार्थ होते हैं उनका जो सेवन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और ट्रैफिकिंग के जो मोस्ट ऑफ द मामले हैं ना वो ऐसे जगहों से आते हैं जो कि बैकवर्ड है, जिनको कोई जॉब नहीं रहता है, जिनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है। तो इसलिए इनका कहना है कि ऐसे फैक्टर्स के हमें ऊपर ध्यान देना चाहिए जिसके तहत हम इम्प्लीमेंटेशन को प्रॉपर ढंग से अच्छे वे में इम्प्लीमेंट कर पाए। ओके, ऑब्वियसली बात है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन है आर्टिकल 138 और 138 और 182, ये कन्वेंशन चाइल्ड लेबर के लिए है। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए ये कन्वेंशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने लाए थे। 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किए थे, ये कन्वेंशन को अडॉप्ट किया था, इसीलिए 2018 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था।
और देखिए आर्टिकल 23 ये प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज बॉन्डेड लेबर एज वेल एज देवदासी, इसमें देवदासी टर्म दी गई है, इसके लिए एसोसिएटेड है। आर्टिकल 24 ये प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन चाइल्ड लेबर को हजार्डस एक्टिविटीज से चाइल्ड को दूर रखना, इसके लिए आर्टिकल 24 इसके साथ एसोसिएटेड है। तो फिफ्थ का आंसर है ए और सिक्स का आंसर है सी। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट शी बॉक्स, इट इज पोर्टल विच रिसीव्स कंप्लेंट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। क्या लगता है जो शी बॉक्स है वो ऐसा पोर्टल है क्या जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की जो कंप्लेंट्स हैं वुमेन की, जो इसके साथ एसोसिएटेड कंप्लेंट्स हैं उसे रिसीव करता है। बी सेकंड, इट इज ओनली मीन फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज। क्या लगता है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए है क्या? ऑप्शन देखिए, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू, या नेदर वन नॉर टू। अब देखिए 391 कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट रिसीव्ड, ये शी बॉक्स पोर्टल पे रिसीव की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, कि 391 कंप्लेंट्स इस साल रिसीव हुई। शी बॉक्स जो पोर्टल है वो 2017 के जो आपको पता होगा बिल पास किया गया था पार्लियामेंट में, जिसका नाम है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। उसके तहत 2017 में क्या किया गया था, ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसके तहत क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की जो कंप्लेंट्स हैं उसे क्या करेगी, रिसीव करेगी। और ये जो पोर्टल है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और इसका आंसर बचता है ए वन ओनली। ओके, एट्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने की क्या है चांसेस है, क्योंकि ने इसके पहले लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल पूछ चुका है, इसके साथ साथ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस भी पूछ चुका है, तो इसीलिए ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं, और ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इस क्वेश्चन को गलत ही करोगे। अब क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है, तो देखिए ए इंडिया, बी चाइना, सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या डी इंग्लैंड। अब देखिए इनका कहना है कि फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है। अब इनका कहना है कि जो इंडिया है फेस्टिवल्स के टाइम पे, जैसे जैसे दिवाली आएगी और उसके साथ साथ आगे जो फेस्टिवल्स आएंगे उसके टाइम पे जो गोल्ड की खपत है, धनतेरस के टाइम पे आपको पता है इंडियंस बहुत ज्यादा गोल्ड लेते हैं, उसके साथ साथ जो गोल्ड है ना इंडिया में एज अ स्टेटस का भी सिंबल माना जाता है। उसके साथ साथ वुमेन्स की लाइफ के साथ गोल्ड बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, वुमेन्स गहना अगर पहन रही है तो उनका स्टेटस अच्छा है। ऐसी बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे टबूज हैं इंडिया में बहुत ज्यादा चलते हैं, प्रचलित हैं, पॉपुलर हैं, इसकी वजह से गोल्ड की जो खपत है, इवन आफ्टर गवर्नमेंट के पास इतना गोल्ड नहीं है जितना गोल्ड इंडिया की पब्लिक के पास है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया जो है ना वो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड नहीं है, चाइना है। अब देखिए इंडिया और चाइना दोनों भी लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है, कभी इंडिया आगे रहता है कभी चाइना आगे रहता है। करंटली इंडिया चाइना आगे है, इंडिया में और चाइना में लगभग पूरे वर्ल्ड की 15% ऑफ द डिमांड है ना वो गोल्ड की कहाँ है, इंडिया और चाइना में। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका आंसर इंडिया ही लिखते थे, लेकिन इसका आंसर क्या है, चाइना। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। Which of the above are released into the atmosphere due to burning of biomass residue? अब देखिए ये क्वेश्चन, ये जो इश्यू है हर साल क्या रहता है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, आपको पता होगा, स्टबल बर्निंग। हमेशा विंटर के टाइम पे स्टबल बर्निंग की वजह से क्या होती है, स्मॉग होती है। स्मॉग का मतलब होता है फॉग प्लस स्मोक, इसका मतलब होता है स्मॉग। ओके, तो ये बहुत ज्यादा क्या करती हैं, इनविजिबिलिटी बढ़ा देती हैं, मतलब क्रैशेस करवा देती हैं, एक्सीडेंट्स करवाती हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें स्मॉग की वजह से होते हैं। उसके साथ साथ जो एयर पॉल्यूशन इंडेक्स है, एयर क्वालिटी है दिल्ली की, तो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है। अब इनका कहना है कि इनमें से कौन से ऐसे गैसेस हैं जो कि बर्निंग ऑफ बायोमास और क्रॉप बर्निंग के टाइम पे रिलीज होते हैं। तो आपको क्या लगता है, ए 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 1, 2 एंड 3। 10th क्वेश्चन देखिए, ओजोन एट ट्रोपोस्फेरिक लेवल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। अब देखिए जो ओजोन है ना वो आपको स्ट्रेटोस्फीयर में भी देखने को मिलता है और उसके साथ साथ ट्रोपोस्फीयर में भी देखने को मिलता है। अभी जो क्वेश्चन है ना वो स्पेसिफिकली ट्रोपोस्फीयर जो पे जो ओजोन फॉर्म होता है ना उसके बारे में है। तो क्या लगता है, ए देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर टू प्रोड्यूस ओजोन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है क्या? बी, फोटोकेमिकली फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड विथ हाइड्रोकार्बन्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
मतलब जो ओजोन है वो फोटोकेमिकली प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के इंटरेक्शन विथ हाइड्रोकार्बन, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में। क्या लगता है? सी, इन विंटर नाइट्स विथ रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विथ मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है तो क्या ओजोन क्रिएट होता है? या तो फिर इन विंटर नाइट्स विथ रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ मॉइस्चर, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है मॉइस्चर के साथ तब क्या ओजोन क्रिएट होता है? देखिए इशू क्या है, ओजोन लेवल्स एक्सीडिंग परमिटेड लेवल्स। अब देखिए इनका कहना है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ एनवायरमेंट स्टडी का कहना है कि जो ओजोन लेवल्स है ना वो दिल्ली एनसीआर रीजन पे बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आपको पता होगा ओजोन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का पार्ट है और वो क्या करता है, बहुत ज्यादा लेवल पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और ग्लोबल वार्मिंग को फैलाता है। अब देखिए राउंड द ईयर इनका कहना है, क्योंकि यहाँ पे रीजंस क्या हो गए बढ़ने के, स्टबल बर्निंग वन ऑफ द मोस्ट रीजन है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं। अब देखिए इसका आंसर है डी 2, 3, 4, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये चारों भी गैसेस क्या होती हैं, स्टबल बर्निंग की वजह से रिलीज होती हैं। अब देखिए ओजोन क्या है, अ हाईली रिएक्टिव गैस डेंजरस फॉर सफरिंग एंड रेस्पिरेटरी कंसेप्ट, मतलब जिनको अस्थमा है उनके लिए ये बहुत ज्यादा क्या है, डेंजरस गैस है। और ये बनता कैसे है, तो इसका आंसर भी बी है, ये फोटोकेमिकली बनता है विथ द इंटरेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड विथ हाइड्रोकार्बन्स। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे ऐसे कार्बन मतलब ऐसी चीजें आती हैं जो गैसेस हमारे घर से रिलीज आती हैं, जिसका नाम है वोलेटाइल ऑक्सीजन कंपाउंड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम वीओसी कहते हैं। उनके साथ क्या होता है, इसका इंटरेक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब जाकर ओजोन क्या होती है, बनती है। उसका बनने का मैकेनिज्म ऐसा है। ओके, इसके बाद देखिए 11th क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, ये प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो आखिर कहाँ सिचुएटेड है। ए देखिए ईस्ट ऑफ अक्साई चिन, बी ले, सी नॉर्थ ऑफ गिलगिट, या डी नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बार बार लेता हूं ताकि आपको पता चले कि आखिर यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रही है। 12th क्वेश्चन इसी के बाद पूछा गया था 2020 में, सेम मैप बेस्ड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिवर फ्लोज इनटू। अब देखिए मेकोंग रिवर अंडमान सी में बहती है क्या, थेम्स रिवर आयरिश सी में बहती है क्या, वोल्गा रिवर कैस्पियन सी में बहती है क्या, और 4 जम्बेजी रिवर इंडियन ओशियन में बहती है क्या, इनमें से कौन सी करेक्टली मैच है। अब देखिए इशू क्या है, अब देखिए डिफरेंटली एबल टू क्लाइंब टू सेट रिकॉर्ड। अब जो डिफरेंटली एबल पीपल है, जिसे हम दिव्यांग कहते हैं, वो पीपल इन द सेंस क्लॉ ग्लोबल, एक क्लॉ ग्लोबल नाम की क्या है, एक एनजीओ है, वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्होंने परमिशन ली है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या चलते रहता है, इनके यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, वहां पे क्या करेंगे, ये डिफरेंटली एबल पीपल उसे क्लाइंब करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। इसकी वजह से सियाचिन क्या है, बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, डी नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नुब्रा वैली के नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्टली सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा। और देखिए 12th वाले का आंसर क्या है, तो मेकोंग जो है ना वो साउथ चाइना सी में क्या होती है, फ्लो होती है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। थेम्स जो है नॉर्थ सी में क्या होती है, बहती है, मतलब वहां पे जाके क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, बहती है, तो ये सेकंड भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। वोल्गा नदी कहाँ होती है, कैस्पियन सी में, और जाम्बेजी नदी आपको पता होगा समथिंग लाइक दिस अफ्रीका के, तो ये इंडियन ओशियन में क्या होती है, बहती है, इसलिए इसका आंसर क्या है, सी 3 और 4 ओनली। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं, फिर कल मिलेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।